नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली खबरों को आपके सामने पेश करते हैं, उन खबरों को आपके सामने पेश करते हैं जो अहमियत की यहाँ मिल होती है, चाहे वो इलाकाई खबरें हों, मुकामी खबरें हों या फिर कौमी खबरें हों या फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो हालात बदल रहे हैं उस बारे में भी हम आपको वाकिफ़ कराते हैं। बहरहाल मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह, और आपको ये भी बता दें कि आज की जो अहम खबर है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह 6 दिसंबर को यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। दहशतगर्दों ने, हिंदुस्तान के दुश्मनों ने, हिंदुस्तान के गद्दारों ने उस तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था। हम इसलिए गद्दार कहते हैं मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को, क्योंकि जो मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा करते हैं या फिर नक्स अमन का बायस बनते हैं या फिर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं, वो गद्दार ही होते हैं, वो दुश्मन ही होते हैं, वो दहशतगर्द ही होते हैं। और आपने देखा कि दहशतगर्दी का आगाज़ कब से हुआ था। तो बहरहाल नाथूराम गोडसे को अगर आप याद करते हैं तो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द था और उसे ही हिंदुस्तान के पहला दहशतगर्द होने का एजाज़ नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि उस पर धब्बा है। तो बहरहाल नाज़रीन, बाबरी मस्जिद की जब बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1992 को दहशतगर्दों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। और आपने देखा कि किस तरह सरकारी सरपरस्ती में राम मंदिर तामीर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, तहत की अदालत ने भी फैसला दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो फैसला सिर्फ आप देखेंगे कि आस्था की बुनियाद पर आया था। और मैं समझता हूं कि आस्था की बुनियाद पर कोई फैसले नहीं दिए जाते बल्कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर और दलाइल की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि अगर अल्लाह का जो घर होता है वो हमेशा अल्लाह का घर होता है और उसके जो दुश्मन होते हैं अल्लाह ताला उन्हें इस तरह सज़ा देता है कि वो फिर भूल नहीं पाते। अडवाणी इसकी बदतरीन मिसाल है और आप देखेंगे कि उनके क्या हालात है। वाजपेयी का क्या हुआ ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल पीवी नरसिम्हा राव को भी कोई भी नहीं भूल सकता और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी लाश के साथ कुत्तों ने क्या किया था और क्यों किया था ये तो सब जानते हैं। तो बहरहाल कई ऐसे पागल हो गए, दीवाने हो गए और आज भी तबाह हुई वो बर्बादी का शिकार है जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर सब्बल चलाए थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, अल्लाह के घर को शहीद किया था। और आप देखेंगे कि देर हो सकती है लेकिन ज़रूर फैसला होगा इनके खिलाफ। लेकिन अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। ये हम अयोध्या की बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मुर्शिदाबाद में तामीर की जाने वाली बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि इसका जो संग बुनियाद रखा गया, अदालत ने वाज़े तौर पर कहा था कि इस संग बुनियाद की तकरीब को नहीं रोका जा सकता। तो बहरहाल तकरीब मुनक़िद हुई। हुमायूं कबीर जो TMC के रुकन असम्बली थे और जिन्हें अब पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद मुर्शिदाबाद में रखने की पादाश में, और उन्होंने जो मनसूबे बनाए थे उनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से यानी इत्तेहाद करेंगे। साथ ही वो एक और मुस्लिम आउटफिट है उसके साथ भी इत्तेहाद करेंगे और कम्युनिस्टों के साथ भी इत्तेहाद करेंगे। लेकिन कम्युनिस्टों ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो हुमायूं कबीर है वो बीजेपी एजेंट के और कुछ नहीं है बल्कि वो बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं और इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। वैसे भी अब असदुद्दीन ओवैसी को देखना है क्योंकि उन्होंने हुमायूं कबीर को हैदराबाद भी तलब किया है, मदऊ किया है। अब देखना है कि असदुद्दीन ओवैसी उनको क्या कहते हैं, क्या मंसूबे देते हैं, क्या हिकमत अपनी मगरबी बंगाल में अपनाई जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर मगरबी बंगाल में सेकुलर ताकतों को ख़ासतौर पर ममता बनर्जी को धक्का पहुँचता है तो उसके लिए इस तरह के जो बीजेपी के दलाल हैं या बीजेपी के एजेंट्स हैं जैसा कि कम्युनिस्टों ने कहा है वो जिम्मेदार होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है 300 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है इस्माइल साहब, ज़बीउल्लाह साहब। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अब तक 93 लाख रुपए सिर्फ ऑनलाइन वसूल हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम बिजनेसमैन है जिसका जो सालाना टर्नओवर है वो 4000 करोड़ रुपए है, उसने इस मामले में 80 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अब देखना ये है कि 80 करोड़ रुपए का अतिया क्या वो दे पाएगा या फिर हुकूमत की नज़रों में वो आएगा या फिर बीजेपी एक मनसूबेबंद अंदाज में मगरबी बंगाल में फिरकावाराना माहौल को तबाह व बर्बाद करने के लिए इस तरह के लोगों को इस्तेमाल कर रही है। यही सवाल हम करेंगे ज़बीउल्लाह से। जी यकीनन रियाज साहब, ये मुर्शिदाबाद के बल्दीना गांव में हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था। हमने देखा था उस वक्त तक जब तक इनके इस ऐलान के पसे पर्दा जो है कोई सियासी मुहरकात नहीं थे,
तब तक इनका ये जो ऐलान था ये तमाम हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के लिए काबिल कबूल था ऐलान, और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर उनकी तायीद और हिमायत भी की थी। मगर जिस तरीके से उन्होंने 22 दिसंबर को एक नई सियासी जमात कायम करने की ऐलान किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करने वाले हैं और वो मुलाकात भी करेंगे, इस खुसूस में उन्होंने असदुद्दीन अवैसी से राब्ता भी किया था। यहाँ पर जो है सारी पेचीदगी में इजाफा हो गया। और जब उन्होंने ये कहा कि हुमायूं कबीर ने ये कहा कि जब वो सियासी जमात कायम करेंगे तो बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद के बल्दीना में बनाने के उनके पीछे सियासी मुहरकात क्या है, उसके पस मंजर क्या है, वो सब वाजे हो गया। देखिए रियाज साहब, हम मुसलसिल ये कह रहे हैं, मगरिबी बंगाल में पिछले 2014 के बाद से मुसलसिल बीजेपी मगरिबी बंगाल में दरार डालने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे अपनी ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज़मीनी सतह पे जो टीएमसी का कारकुन है और जो गवर्नेंस है ममता बनर्जी की, उससे रियासत की आवाम काफ़ी खुश है। सारे हिंदुस्तान में ये जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, मुझे ये कहने दीजिए, कांग्रेस की जहां पर हुकूमत है वहां पर वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मुताल्लिक या फिर दूसरे जो भी गवर्नमेंट के इक़दाम हुए उसके मुताल्लिक सख्त फैसले लिए गए और कबूल कर लिया गया उसको। वाहिद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी डटी रही। एसआईआर को उन्होंने मुस्तरद किया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को उन्होंने मुस्तरद किया। अब आप देखिए रेशियो, देखिए आप उम्मीद पोर्टल का मैं रेशियो देख रहा था तो मगरिबी बंगाल से 5% है सिर्फ, वहां के लोगों ने बाइकाट किया। तो ये तो तमाम वो एक सेक्युलर फैब्रिक है, जो मगरिबी बंगाल का सेक्युलर फैब्रिक है, उसको जिस तरीके से 2014 के बाद से ममता बनर्जी ने महफूज रखा है, उसकी हिफाजत की है, उसको कहीं ना कहीं फाड़ने और उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की वाज़ेह सूरत जो है ये हुमायूं कबीर की सूरत शक्ल में सामने आ रही है। एक दूसरी बात ये है सज्जा रियाज साहब, यहाँ पर आप देखिए क्रोनोलॉजी देखिए आप, एसआईआर हुआ, एसआईआर में फेल हो गए, उसके बाद फिर एक नया शोशा लाकर यहाँ पर छोड़ दिया, और इस तरीके से जो आपने जिस तरीके से इशारा दिया कि फिरके वाराना हम आहंगी को रियासत की मुतासिर करने का यकीनन ये काम किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है और ज़बीउल्लाह ने कहा कि जिस तरह एक सेक्युलर धागे को वहाँ पर या फैब्रिक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश नहीं है बल्कि 2014 से की जा रही है। और 2014 इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी इक़्तिदार में आई थी मरकज़ में। तो बहरहाल अब ममता बनर्जी उनकी आंखों में खटक रही हैं और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को हर हाल में इक़्तिदार से बेदखल करना बीजेपी का मकसद बन गया है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दौलत के अंबार वहाँ पर यानी डाल दिए जाएंगे, दौलत के अंबार खड़े कर दिए जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। आपको अंदाजा होगा ज़बी साहब कि सीआईएसएफ को वहां तैनात किया गया था असेंबली इंतखाबात में, लेकिन तमाम तर चीज़ों के अलावा यहाँ तक के सरकारी ओहदेदार भी बीजेपी का साथ दे रहे थे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी कामयाब होती है और ममता बनर्जी के पार्टी में जो गद्दार थे वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर उन गद्दारों को किस तरह जिताया भी गया ये भी सबके सामने है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है और यकीनन मानिए कि वो बीजेपी से मुकाबला करने वाली वाहिद लीडर है जो बहुत ही जारहाना अंदाज में मुकाबला करती हैं। और एक अहम बात यह है कि जहाँ तक इस तरह की ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट कटवा जो पार्टीज है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हुमायूं कबीर के बारे में भी कम्युनिस्टों ने वादे तौर पर कहा है कि हम इनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि ये भी कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंट है और ख़ास तौर पर बीजेपी ने उन्हें प्लांट किया है, उन्हें यहाँ पर मैदान में उतारा है ताकि ममता बनर्जी को शिकस्त से दो चार किया जाए। हम सलाम करते हैं कम्युनिस्टों की उसूल पसंदी को कि हालांकि ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों में नहीं बनती और कम्युनिस्टों के 33 साल दौर इख्तिदार को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब रही है, उसके बावजूद भी सेक्युलरिज्म के लिए, जमहूरियत के लिए और दस्तूर की बालादस्ती के लिए कम्युनिस्टों ने कह दिया है कि इस तरह के एजेंटों, इस तरह के दलालों के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस अंदाज में ये मस्जिद तामीर करने की बात की गई है, 300 करोड़ रुपए उसका बजट यानी मुख्तस किया गया है या जो मुकर्रर किया गया है, तो इसमें एक मस्जिद कॉम्प्लेक्स में आपको बता दें कि एक स्कूल भी होगा और एक अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप एक स्कूल तामीर कर रहे हैं, अस्पताल तामीर कर रहे हैं, लेकिन
जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और SIR के बारे में आपने एक बात कही है कि मगरबी बंगाल में SIR की मुखालिफत की गई और वहां पर अब SIR 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन वजह यह बताई गई है, ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने मगरबी बंगाल में सदरराज नाफिज करने के लिए SIR का शोशा छोड़ा और हमने अगर मुखालिफत की होती बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, हालांकि पहली मरतबा मुखालिफत की गई लेकिन बाद में इजाज़त दे दी गई, अगर हम की होती मुखालिफत तो फिर वहां सदरराज नाफिज किया जाता ऐन इंतखाबात से कबल, और बीजेपी क्या करती, चाहे वो हरियाणा के नतायज हो, महाराष्ट्र के नतायज हो या फिर बिहार के नतायज हो, उसी की तरह के नतायज बरामद होते। तो ममता बनर्जी का ये बहुत ज़बरदस्त सियासी हिकमत अमली थी कि उन्होंने SIR की इजाज़त दी और उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह और मोदी के सदरराज नाफिज करने के मंसूबे को नाकाम बना दिया। जी यकीनन नाकाम बना दिया। मैं इसलिए मैं SIR की मुखालिफत का हवाला मैंने दिया था। जी, जी। सब 9 अरकान पार्लियामेंट, जी जी तृणमूल कांग्रेस के 9 अरकान पार्लियामेंट ने बादाब्ता तहरीरी यादवाज जो है इलेक्शन कमीशन को के सुपुर्द की थी, ये इस हवाले से कि SIR जो करा रहा है उसको नहीं कराया जाए। मगरबी बंगाल में SIR की कोई जरूरत नहीं, और उसके जो नुकसानात है, SIR के जो नुकसानात है वो नुकसानात पर मुश्तमिल यादवाज देने के बावजूद भी, जैसा कि ममता बनर्जी दूरंदेश सियासतदान है। जी। और फिर मुर्शिदाबाद अगर ले लें, जहां तक आपने कम्युनिस्टों की बात कही है, तो कम्युनिस्ट जो है, मैं आपकी राय से इख्तिलाफ करता हूं, आपकी सोच से मैं यहाँ पर इख्तिलाफ करता हूं। मैं क्योंकि एक सहाफ़ी की हैसियत से जब हम तजिया जायजा लेते हैं मगरबी बंगाल की खबरों का, तो पूरी कोशिश की गई कि मगरबी बंगाल के मजालिस मुकामी के इंतखाबात में किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जाए। और उन इंतखाबात में हमने देखा, असेंबली इंतखाबात में हमने देखा, पार्लियामेंट इंतखाबात में हमने देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो बैकफुट पर रही और फ्रंट फुट पर तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी दिखाई दे रही थी। वहां पे जानबूझकर ऐसे हालात बनाए गए कम से कम के तृणमूल कांग्रेस को कमजोर किया जाए, बाद में फिर दोबारा जो है बीजेपी से इख्तिदार हम छीन लेंगे। इस तरीके की सियासी हिकमत अमली भी कम्युनिस्टों की जानिब से बनाई गई थी। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, मुझे कुछ कहीं कहीं पर शुबा है और कहीं कहीं पर यकीन भी है कि कम्युनिस्टों ने वहां पर जिस तरीके से डटकर मुकाबला करना था फिरका परस्त ताकतों का, जो माजी में करते आए, वैसा मुकाबला कम्युनिस्टों की जानिब से मगरबी बंगाल में दिखाई नहीं दिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, इस मरतबा उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। अब बीजेपी का एजेंट अगर किसी से इत्तेहाद करता है तो उनके बारे में भी आप अच्छी तरह राय कायम कर सकते हैं। मेरा इशारा भी आप समझ रहे होंगे, मेरी बात भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है और कौन किसके इशारे पर नाच रहा है। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी के एजेंट की तरफ से कोई पेशकश खामोशी से की गई थी और जाकर ये मिल रहे हैं, ये भी सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि तस्दीक शुदा बीजेपी एजेंट का अगर टैग किसी को लगा हुआ है, तो ये सियासत के नाजरीन भी अच्छी तरीके से वाकिफ है सियासत टीवी के, तो वो टैग से अगर किसी और की मुलाकात होती है, हुमायूं कबीर या किसी और से भी मुलाकात होती है, तो फिर वो एक ही हल्का बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि आपके जो मफादात होते हैं, अपनी औलाद के मफादात को मत देखिए, बल्कि मिल्लत के मफादात को देखना चाहिए। आज जिस तरह नाजुक मरहले से मिल्लत गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है कि जनूबी हिंद में मुसलमान तालीमी शोबे में आ गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर शुमाली हिंद का हाल देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। और वहाँ पर किस तरह, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किस तरह सताया जा रहा है, बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान चांसलर भी नहीं बन सकता। तो बहरहाल जहाँ तक चांसलर की बात आए तो हम ले चलते हैं आपको मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बानी आजम खान की तरफ। और आपको बता दूं कि उनकी इस यूनिवर्सिटी के क़याम से इस कदर बीजेपी चिरागपा हो गई है, और आपने देखा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद से आजम खान पर 100 से ज़ायद मुकदमात दायर किए गए हैं, जिसमें आजम खान के मुताबिक ये पूरे झूठे मुकदमात हैं, बेबुनियाद मुकदमात हैं और जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि आजम खान की मौत जेल में भी हो सकती है, इस तरह के इतलात भी आ रही हैं, क्योंकि फिल वक्त वो बीमार हैं। और आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के लीडर से हाल ही में अखिलेश यादव ने मुलाकात थी, गिले शिकवे जो थे वो दूर भी कर लिए गए थे। लेकिन अब पैन कार्ड के केस में, यानी फर्जी पैन कार्ड, यानी दो पैन कार्ड रखने के केस में आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। हाल
हाल ही में आजम खान की मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में जमानत मंजूर हुई थी, वो रिहा भी हुए थे, लेकिन फिर जेल में है, रामपुर जेल में उन्हें रखा गया है। और अब हाल ये है कि उन्होंने अपनी अहलिया से, अपने बेटे से मिलने से इनकार कर दिया था। अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन 2 डॉक्टर्स को तलब किया गया, 2 डॉक्टर्स वहां आए, लेकिन आजम खान ने उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया है। वैसे भी नाज़रीन, आजम खान का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि ये सियासी कैदी है और उन्हें जानबूझकर सताया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि उन्हें जो उनके जो दुश्मन हैं वो यही चाहते हैं कि वो उनका सियासी, न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि ज़िंदगी के लिहाज से भी खात्मा हो जाए। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुसलमानों की हालत का सवाल है, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो करोड़पति अरबपति ताजरीन थे उन्हें दबा दिया गया है, जो अहम क़यादत थी उसे मिटा दिया गया है या उड़ा दिया गया है, और अब आजम खान बचे हुए हैं। और आजम खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी जिंदगी खतरे में है। जी, यकीनन आजम खान की खतरे, जिंदगी भी खतरे में। हमने देखा है कि अतीक अंसारी, अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, अफजल अंसारी है। ये एक तवील दास्तान है उत्तर प्रदेश के भी। ये था कि ताजरीन का आपने कहा सबसे बड़ा मार तो वो जो चमड़े के जो ताजरीन होते हैं, बहुत चिरम के जो ताजरीन होते हैं। और बड़ी फैक्ट्री कानपुर में, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थे, वहाँ की पूरी बंद कर दिए गए। जो मतलब जो चिरम होता है उसकी कीमतों को घटा दिया गया। माशी तौर पर जो दौलतमंद मुसलमान थे उनको किसी ना किसी तरीके से हिरासा और परेशान करने का उत्तर प्रदेश में एक काम किया जा रहा है। मैंने इससे कबल भी कहा था, गुजरात के बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है एक हिंदुत्व, आरएसएस, ये तंजीमों की एक लेबोरेटरी के तौर पर उत्तर प्रदेश काम कर रही है। 2002 के गुजरात फसादात से कबल अगर हम गुजरात का जायजा ले, पिछले 5-7 साल का अगर हम जायजा ले, तो इसी तरीके के वाकया जो है वो गुजरात में भी पेश आ रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में अब आ रहे हैं। जहां तक आजम खान की बात है, अब्दुल्ला आजम की बात है, बारहा उन्होंने कहा है उन पर ऐसे मामूली मुकदमात हैं, भैंस चोरी, किताब चोरी, छोटे छोटे इस तरीके के मामलात में उन्हें परेशान किया गया। एक तरफ मैं आपको इसके दूसरे पहलू की तरफ मैं इशारा करूं, शायद आपको वो मज़ाहिका खेज लगेगा। अगर आजम खान जो है वो बीजेपी में शमूलियत का इख्तियार ऐलान कर देते हैं जेल से ही, तो फिर उनके ऊपर से तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे, वो साफ सुथरे शबी के हो जाएंगे। या फिर किसी एजेंट, बीजेपी के किसी एजेंट से, जो एजेंट जिसको कहा जाता है, उनसे अगर उनकी मुलाकात हो जाती है या जेल में वो जाकर मिल लेते हैं या किसी तरीके से दोनों के दरमियान में बातचीत हो जाती है, तो फिर आजम खान जो है वो दूध के धुले हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन जो वो है, उसकी जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, उसमें से डालकर ये निकाल कर साफ कर देते हैं। माजी में हमने प्रफुल्ल पटेल को देखा, अजित पवार को देखा, ऐसी बहुत सारी मिसालें महाराष्ट्र में हमने देखा है। शिंदे देखिए आप, शिंदे को हमने देखा, हेमंता बिस्वा शर्मा को देखिए आप, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है आसाम का। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक आजम खान का सवाल है, आजम खान के बारे में ज़बीउल्ला ने जो बात कही है उसमें मैं कह सकता हूं कि 100% जो है परसेंट सही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आजम खान हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर लेते हैं तो फिर वो बीजेपी से बच सकते हैं। लेकिन लोगों ने ये क्यों कहा है, तजिया निगारों का ये ख्याल क्यों बना है, ये तो हम नहीं जानते, आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि अवाम समझदार होते हैं। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि आजम खान अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते हैं या फिर उनसे मुलाकात कर लेते हैं तो फिर आजम खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए नहीं बिगाड़ सकता कि ये बहुत बाअसर शख्सियत के साए में आ जाएंगे। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बाअसर शख्सियत का सवाल है या शख्सियतों का सवाल है, हिंदुस्तान में अगर आप मिल्लत के मफादात को कुर्बान करते हैं तो कोई भी बाअसर शख्सियत बन सकता है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसे बाअसर शख्सियत की हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़रूरत है तो एक मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है, ऐसी क़यादत की जो अपने जान का नजराना पेश कर दे, अपने मफादात को कुर्बान कर दे और अपनी मिलत की तरक्की को यकीनी बनाए। अल्लाह का शुक्र है कि लाख कमज़ोरियों के बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमान जिस अंदाज में अपना सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए हैं और बार बार ये एहसास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की जो आज़ादी है उसके लिए मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुसलमान ही नहीं कहते, बल्कि आपको बता दूं कि जो गैर मुस्लिम भाई है और ख़ासतौर पर जो सिख दानिश्वर है वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जानों का नजराना पेश किया तो वो मुसलमान थे और मुसलमान हैं। तो बहरहाल अब देखना यह क्या है, आजम खान किस तरह बचते हैं। लेकिन आजम खान को क्या हो गया है कि वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि आप देखेंगे जेल कैद बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और हद तो ये
यह है कि अब अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने डॉक्टरों से मिलने से भी वो इनकार कर रहे हैं। तो इंसान किस कदर टूट गया है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आजम खान को टूटने फूटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की तरफ। और आप देखेंगे कि कलाम मौलाना कलीम सिद्दीकी जिन्हें सजाए उम्र कैद सुनाई, और उनका कसूर यही था कि वो बंदों को, अल्लाह के बंदों को सच्चाई की तरफ, नेकी की तरफ बुलाते थे। उन्हें झूठे मुकदमात में फांसा गया और सजाए उम्र कैद सुनाई गई। लेकिन उनके चेहरे पर जो तबस्सुम होता है, जो चेहरे पर सुकून होता है, मैं समझता हूं कि एक मसलहत के तहत अल्लाह ताला ने उन्हें जेल रवाना किया है। जी, यकीनन जेल में रवाना किया है और वो नाकर्दा गुनाहों की सजा वो काट रहे हैं। जी जी। तो यकीनन देखिए, अगर जैसा कि आपने कहा कि आजम खान को मतलब टूटना नहीं चाहिए, यकीनन आजम खान टूटे और बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, मगर एक शीशा पिलाई दीवार की तरह उनके हौसले बुलंद वो भी दिखाई दे रहे हैं। जब वो जेल से जब बाहर आए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनके वो जो बयानात थे, कुछ वक्फे के लिए जब वो बाहर आए थे, जो उनके बयानात थे, वो बयानात से मुझे फांसी दे दो, मुझे गोली मार दो, मगर मैं जो रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक मुसम्मम इरादे के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीनन जैसा कि आपने कहा, उन्हें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके के हौसले का मुजाहरा उन्होंने अब तक किया है, उसी तरीके का वो हौसले का मुजाहरा अगर मुस्तकबिल में करेंगे तो यकीनन जो इख्तिदार है वो इख्तिदार किसी के पास मुस्तकिल नहीं है। इख्तिदार की कुर्सी योगी आदित्यनाथ के पास मुस्तकिल नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास मुस्तकिल नहीं है। सबको जवाल आने वाला है, बिल्कुल सबको जवाल आने वाला है। तो जब आपका वक्त आएगा तो फिर आप जो जिस किस्म के आपके साथ जो सामना किया गया है तो उसको आप सुपर्द कर दे अपने रब की तरफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, कांग्रेस की बात गफलत के नतीजे में इस तरह के हालात पैदा हो हिंदुस्तान में हुए हैं। 2002 में जो फसादात हुए थे, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। 2004 में कांग्रेस इख्तिदार में थी तो कांग्रेस कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और नतीजे में आज जो हालात दिख रहे हैं वो पैदा हो गए। तो बहरहाल हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा है कि उरूज के बाद जवाल है, तो बीजेपी को भी जवाल है और नरेंद्र मोदी भी ओहदे वज़ारत उज़्मा पर मुस्तकिल तौर पर कायम रहने वाले नहीं है। और आप देखेंगे कि उनके अपने उन्हें उसी तरह जलील-ओ-ख़ार कर निकाल देंगे जिस तरह अडवाणी को नरेंद्र मोदी ने नजरअंदाज किया था। अपने को जिस तरीके से उन्होंने जलील-ओ-ख़ार किया है, उसी तरीके से उनके अपने जो है वो जलील-ओ-ख़ार करके निकलेंगे। और इख्तिदार इस कदर गंदा होता है, पॉलिटिक्स इस कदर गंदी होती है, आप देखेंगे कि अपनों को भी नहीं देखा जाता, अपनों को भी कुर्बान कर दिया जाता है या बलि चढ़ा दिया जाता है। कुर्बान तो नहीं किया जाता क्योंकि इस तरह के लोगों की कुर्बानी मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ कुर्बानी की तौहीन है। तो बहरहाल हम ये अल्फाज वापस लेते हुए ये कहते हैं कि उन्हें बलि चढ़ा दिया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आजम खान की अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आजम खान बिल्कुल टूट फूट गए हैं। लेकिन अगर वो यानी अपना राब्ता अपने रब से करें तो यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ हालात बनेंगे और वो हालात बनकर वो बुरे हालात से बाहर निकल आएंगे। और एक बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज में मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं, बार बार अजीब व गरीब बातें करते हैं बेचारे, और बार बार ये कहते हैं कि हम उसका पीछा करेंगे, हम इसका पीछा करेंगे। उस बेचारे को ये पता नहीं कि जिंदगी का चिराग कहाँ पर गुल होता है, कब गुल होता है, ये उसे अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान का ये होता है कि अगर एक सांस लेता है इंसान और सांस छोड़ने तक उसका क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये कहते हैं आज वक्त के फिरौन कि हम यहां जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, मसाजिद पर कब्जा कर लेंगे, मनादिर तामीर करेंगे, तो ये सब अजीब व गरीब बातें हैं। कुदरत को जब जोश आता है तो समझिए इनका होश खत्म हो जाता है। यकीनन हो जाता है। आप हम माजी में हम देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाकर अगर देखें आप, मध्य प्रदेश से जो है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वो बरकरार नहीं रहे, उन्हें हटा दिया गया। राजस्थान की वो मोहतरमा सिंधिया में नाम उनका माधवराव सिंधिया की बहन थी, वो बहन जो थी उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ को कभी भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए, आप ये जो गुजराती जोड़ी जो अक्सर कहा जाता है दिल्ली में, ये बात आम है, ये गुजराती जोड़ी जो है सिवाय गुजरातियों के किसी दूसरे पॉलिटिशियन को अपने खत का होने नहीं दे रहे हैं। जी। पार्टी में खुद जो है ये एतराज पार्टी से भी आया है और हमने हालिया इंडिया क्लब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इंतखाबात में भी हमने ये चीज देखी है। तो मेरा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को इस बात का, देखिए यही तो मसला सबसे बड़ा है रियाज साहब, सियासत में फैसले जो मुस्तकबिल को लेकर नहीं किए जाते,
मुस्तकबिल की सोच कर नहीं किए जाते। आनंद फानंद में जिसको जितना नुकसान पहुंचाना है, जिसको जितना फायदा पहुंचा सकते हैं, इसी पर काम किया जाता है। मुस्तकबिल की सोच के साथ कभी भी काम नहीं किया जाता। और आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ मैं माजरत का इस वास्ते बोल रहा हूँ कि आपने एक इशारा दिया गुजरात का, जी हाँ, जी हाँ। अगर उसी वक्त सोनिया गांधी अगर ये काम कर लेती, ये मुस्तकबिल को सोचकर जी, जी। कि 2 तड़ी पारों को अगर ठिकाने, मतलब जिस तरीके से उनको पहुंचाना था, जेल वगैरह पहुंचा के इनके सियासी कैरियर को वहां पे खत्म कर देती, तो आज इतने बुरे माशी सूरत हाल का शिकार देश नहीं होता। अच्छा, अंदाजा कीजिए कि बेकसूर इंसान संजीव भट्ट IPS ऑफिसर, इंसानियत नवाज इंसान, जिसने अपनी तमाम यानी अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, अपनी दौलत की परवाह नहीं की और सच्चाई का साथ दिया, तो उसका फायदा क्या हुआ? आज वो जेल में बंद है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो जेल में बंद किए गए हैं, हक़ाइक़ का इतराफ़ करने के लिए वो जेल में बंद किए गए हैं, नरेंद्र मोदी पर कत्ले-आम का इल्जाम आयद करने पर वो जेल में बंद किए गए हैं। तो इस तरह के जेलें तो मैं समझता हूं कि खुलती हैं और बंद होती है, लेकिन याद रखिए कि आजम खां की जो हालत है, मुस्तकबिल में अगर योगी जिंदा रहते हैं तो फिर योगी की वही हालत होने वाली है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी की हुकूमत खत्म होती है तो फिर समझिए कि योगी का वही हाल होगा जो आजम खां का हुआ है। आजम खां पर भैंसों की चोरी, मुर्गियों की चोरी का जो इल्जाम आयद किया गया है, योगी आदित्यनाथ पर चूजों की चोरी का भी इल्जाम आयद किया जा सकता है, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों की चोरी का इल्जाम आयद किया जा सकता है। हद तो यह है कि कुछ और भी इल्जाम आयद किए जा सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कई एक मसाइल है। पहले तो बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। हद तो यह है कि औरतें महफूज नहीं है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बहन हो। कई ऐसे मुकामात पर आप देखेंगे कि 70-70 साल खवातीन की इस्मत रेजी की गई है और यहां तक कि 3 साल से लेकर 9 महीने की बच्ची भी इस तरह के दरिंदों का शिकार हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये बार बार नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देखेंगे कि ना बेटी पढ़ रही है ना बच रही है। अब तो हाल ये हो गया है कि औरत महफूज नहीं है और इसके बावजूद भी इस तरह के मसाइल पर तवज्जो देने के हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहस पार्लियामेंट में करने के वंदे मातरम पर बहस करती है। अरे मेरे भाई, वंदे मातरम आप कौमी तराना बना लिए, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है बहस करने की। कौमी तराना पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आप कोई पढ़ता है तो वेलकम, नहीं पढ़ता है तो आप वो भी वेलकम, इसलिए कि बाद जो शिरकिया कलाम होते हैं मुसलमान उन शिरकिया कलाम को नहीं पढ़ता है। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान देखिए अगर पढ़ता है तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ता है, बड़े शौक से पढ़ता है। अब उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अपने मुल्क की मोहब्बत उसके रवा रवा में दौड़ने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस अंदाज में ये थोपना चाहते हैं अपनी मर्जी कि कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, कौन कैसा यानी जिंदगी गुजारे, ये आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करें। मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। हिंदुस्तान के दस्तूर ने मुझे आजादी दी है, हक दिया है कि मैं जिस तरह चाहूं जिंदगी गुजारूं। हाँ, किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, इंसानियत के खिलाफ काम ना करूं, मुल्क से गद्दारी ना करूं, मुल्क से दुश्मनी ना करूं, मंशियात का इस्तेमाल ना करूं। लेकिन आपकी हुकूमतों में आप देखेंगे कि शराब ऐसा बह रही है, पानी की तरह बह रही है और इंसान को कत्ल करने लगा है। लेकिन आप उस पर बहस करने के, अहम मसाइल पर बहस करने के, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है, उस पर बहस करने के आप वो नहीं करते, बल्कि वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि 1870 में ये कौमी तराना वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आपको बता दूं इसमें जिस अंदाज में उस जबान का इस्तेमाल किया, बंगाली जबान इस्तेमाल की गई और इसमें साथ साथ आप देखेंगे कि संस्कृत जबान इस्तेमाल की गई और पहली मर्तबा 1872 में इसकी इशाअत अमल में आई। अब वज़ीर आज़म इस तराने को लेकर बहस कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो हालत हो रही है उसको लेकर बहस से इनकार कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट का 6ठा दिन है जी, विंटर सेशन का। पिछले 6 दिनों से मुसलसिल अपोजिशन जो है बारहा ये दरख्वास्त कर रहा है कि हिंदुस्तान की 9 रियासतों में चल रहे SIR पर बहस करेंगे, बेरोजगारी पर बहस करेंगे, आमदनी पर बहस करेंगे और फिर रुपए की कदर, दिल्ली रुपये की कदर पर बहस करेंगे और दिल्ली में पेश आने वाले बम धमाके पर बहस करेंगे। जी जी। ये अपोजिशन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया और फिर 150 साल की तकमील पे वंदे मातरम की। देखिए, यहाँ पर जो है वंदे मातरम इसलिए वजीर आजम का दिलचस्प मौजू है क्योंकि वजीर आजम संघ से जुड़े हुए हैं। वजीर आजम अब काबीना, मौजूदा काबीना है, काबीना की अक्सरियत जो है वो संघ से जुड़ी। अरे मेरे भाई, आप संघ से जुड़े हैं, हिंदुस्तान से क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? ये जो संघ जो है
अब तक भी 2024 तक भी जिसने अपने हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराया वो उस संघ से आप जुड़े हुए। तो हुब्बुल वतनी की बात ये हमसे नहीं कर सकते, खासतौर पर मुसलमानों से संघ से जुड़े हुए लोग कभी नहीं कर सकते, हुब्बुल वतनी की बात नहीं कर सकते। और ये वंदे मातरम का ज्यादा जनगण मन है, हम स्कूल में बचपन से पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम स्कूल में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ शफीकुर रहमान बर्क जो अब जिंदा नहीं है, संभल के रुकने पार्लियामेंट थे, आपको याद होगा रियाज साहब, पार्लियामेंट से उन्हें नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए वो पार्लियामेंट छोड़कर चले गए थे। तो मुसलमानों की दिल आजारी इससे होती है। मुसलमान जो है वंदे मातरम जो है अपना शर्ख हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं करता। तो आप अगर जब उसको मुसलमान को फोर्स कर रहे हैं तो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए वजीर आजम दिलचस्पी ले रहे हैं 150 साल की तकमील पर। आप पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस करें, अरे बहस करो जी, भूख पर बहस करो, बीमारियों पर बहस करो, शराब नोशी के जो हालात यानी नेगेटिव जो इम्पैक्ट हो रहा है वो उस पर बहस करो, आप उस पर बहस नहीं करते। मंशियात की लानत में देखिए हम हैदराबाद महफूज समझते थे। नहीं बिल्कुल। अब फिलहाल हैदराबाद जो है वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है मंशियात की लानत। एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि आप नहीं समझते ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि किसी कौम को अगर तबाह करना है तो उसके नौजवानों को मंशियात की लत में मुब्तला कर देना है। यकीनन साजिश का हिस्सा। हम बारहा कह रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इस्लाम माशरे का काम करते हैं, इलाकाई सतह पर इस्लाम माशरे का काम करते हैं, मसाजिद कमेटी है और जो पीस कमेटी के नाम पर पुलिस की मखबरी करते हैं, उन लोगों को हम उनसे ये दर्दमंदाना हम मुसलसिल अपील करते आ रहे हैं कि आप जाए नौजवानों को इस लानत से बचाएं। जो आपने जिस तरफ इशारा किया मैं उसी तरफ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ सब कि आप मंशियात में अगर लानत में झोंक देंगे तो वो कौम तबाह हो जाएगी, नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी। तो वो तबाही के दहाने पर मुसलमानों को ले जाने के लिए ये साजिश का हिस्सा बनाया गया। क़यादत कहां पर है? सबसे अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है। मजहबी क़यादत की भी बात कीजिए आप। मजहबी मैं तमाम ऑल वॉक ऑफ लाइफ तमाम शोबे हयात में मैं ये बोल रहा हूँ कि क़यादतें कहाँ है। देखिए आप मसाजिद की तामीर के लिए चंदे जमा करते हैं, उरस के लिए 11वीं के लिए आप चंदे जमा करते हैं, मिलाद के लिए आप चंदे जमा करते हैं। वही टीम निकलकर अगर इस्लाम माशरे का अगर काम करेगी, नौजवानों को हमारे पुराने शहर की गली गली में ये लानत पहुंच चुकी है। रियाज साहब दर्द होता है सीने में, तकलीफ होती है देखकर ये नौनिहालों को, नौजवानों को, उभरती जवानी जो है मंशियात की लानत में आ रही है। तो ये मंशियात का मरकज हैदराबाद बनता जा रहा है और दूसरे रियासतों में भी तेजी के साथ मंशियात फैल रहे। बेरोजगारी अपनी सतह पर ऊंचाई पर पहुंच गई है। अब तक की सबसे ज्यादा सतह बेरोजगारी की ये 2014 के बाद जो आई है। महंगाई की हालत देख ले आप, सोना 1,17,000 रुपए, 18,000 रुपए, 24,000 रुपए हो गया, 1,24,000 रुपए तक तो सोने की कीमत। पेट्रोल की कीमत देख लीजिए आप। तरकारी अगर आप खरीदने जाए तो अगर 500 रुपए में अगर लेके जाए तो आपको बस नहीं हो रहे 500 रुपए, 2 से 3 तरकारियां लेकर जाए। आप 200 रुपए पहले ले जाते 2014 से पहले, तो मैं समझता हूँ 15 दिन की तरकारी 15 दिन की तरकारी घर पे आती है आपके, मगर आप नहीं वो कर सकते। मैं समझता हूँ कि मोदी जी को ये पता नहीं है, अमित शाह जानते नहीं, क्योंकि वो तरकारी खरीदते नहीं। इसी तरह योगी का भी यही हाल है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मंशियात की बात हमने की है तो आपको बता दूं कि हैदराबाद को बचाना है और इसके लिए उलमा व मशाकिन के साथ साथ सियासी व मजहबी क़यादत का ये फर्ज बनता है कि वो घरों से बाहर निकले, सिर्फ अपनी आल औलाद का ना सोचे, सिर्फ अपने आल औलाद की मफादात का ना सोचे, बल्कि मिल्लत के नौजवानों को भी अपने बेटे समझे, मिल्लत की बेटियों को अपने बेटियां समझे। और जिस तरह की लानतें, जिस तरह की बुराइयां हमारे माशरे में सरायत कर जा रही है उसका यानी खात्मा करें। और यही सबसे अहम बात है। और महल्लेवारी सतह पर, मसाजिद की सतह पर यह काम करना होगा। अपने आप को सिर्फ आप अपने नमाज पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है, फर्ज अदा कर दिया है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चों को भी दीन से जोड़िए। आज हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों के तमाम मसाइल का अगर कोई हल है तो वो दीन से खुरबत है। और जब तक हम दीन से खुरबत हासिल नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत को नहीं थामेंगे, जब तक आपके तबाही और बर्बादी यकीनी हो जाएगी। तो बहरहाल आज नौजवानों को दीन से करीब करने का मौका है, आज नौजवानों को मसाजिद की तरफ बुलाने के मौका है, आज मुसलमानों को अल फलाह यानी फलाह की तरफ, सलाह की तरफ रागिब करने का आज मैं समझता हूं कि मौका है। और उस मौके से ये उलमा व मशाइखीन है, सियासी व मजहबी कायदीन है, वो इससे शऊर बेदार कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि महल्लेवारी सतह पर कमेटियाँ बनना चाहिए।
यकीनन बनना चाहिए। इस्लाम ये जो जिम्मेदारान है उनका ये काम है रियाज साहब, ये आप उसको लेके बढ़े आगे। और देखिए फरीज़े हुकूकुल इबाद भी आप पर उतना ही ज़रूरी है। फ़राइज़ तो फ़राइज़ है, फरीज़े हुकूकुल इबाद के ऊपर भी आपको तवज्जो देने चाहिए। नौजवानों के मुस्तकबिल को, जैसा कि आपने कहा, सियासी और मजहबी क़यादतों की अखलाकी जिम्मेदारी है, ये अखलाकी फरीज़ा है उनका कि आप निकल कर नौजवानों को जो है आप ये लानत से, मंशियात की लानत से बाहर निकालें। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे मुस्तकबिल को महफूज रखना है, आपको हमारे नौनिहालों के, नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज करना है, हमारे जो नौजवान मंशियात की लानत में पड़ रहे हैं वो नित नई बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। अगर आप देखिए ये जराइम को जो वाक़यात में इजाफा हुआ है उसकी वजह भी यही है। आप छोटे मामूली चीजों के लिए आप चोरी कर लेते हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जी आपको एक इंकशाफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो उर्दू नाजरीन होते हैं या उर्दू ख़ारीन होते हैं उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। और तेलुगु अखबारात आप देखिए, इंग्लिश अखबारात देखिए, हैदराबाद में और एक खतरनाक रुझान है पैदा हो गया है, और वो रुझान मंशियात से भी ताल्लुक़ रखता है। वो रुझान जो प्रोस्टिट्यूशन है या बेरारवी, जिनसी बेरारवी है, उससे भी ताल्लुक़ रखता है। HIV के लिपेट में सारा हिंदुस्तान आ गया था। अब हैदराबाद में ये कहा जा रहा है कि IT सेक्टर के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा HIV से मुतासिर हो रहे हैं। कितना खतरनाक रुझान है ये। जी यकीनन देखिए अफसोसनाक बात है। देखिए ये जिनसी बेरारवी का ये नतीजे यही होते हैं, और मंशियात के जो इंजेक्शन लेते हैं, मंशियात के नतीजे यही होते हैं। आप किस तरीके से एक तो माशरे को आप बीमार बना रहे हैं, मोहल्लिक बीमारी का आप मुब्तला, मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला कर रहे हो। हम खामोश तमाशाई बने हुए, मंशियात की लानत में माशरा आ रहा है, हम खामोश तमाशाई बने हुए। तो आपको जागना पड़ेगा। नौजवानों के मुस्तकबिल को अगर संवारना है, उनके मुस्तकबिल को अगर ताबनाक बनाना है, तो आपको जागना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारान मजहबी और सियासी जो कायदीन है, क़यादतें हैं, उन्हें जवाबदेही है उनकी, यही। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अब मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया है कि मैं हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की यादगार कायम करूंगा। आप बिल्कुल यादगार कायम कीजिए, लेकिन एक इस्लाह माशरे की तहरीक भी शुरू कीजिए, मंशियात के खिलाफ तहरीक शुरू कीजिए। आप चार मीनार, तारीखी चार मीनार के दामन में जाके देखिए, आपकी शिनाख्त मिटाई जा रही है। और वहाँ पर जिस अंदाज में जो गरीब तबका है, जो मैं समझता हूँ कि खर्च नहीं कर सकता, वो वाइटनर का इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरह के मंशियात आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान चंद्रायन गुट्टा में 2 नौजवान, कम उम्र नौजवान है, अपने ही आटों में मुर्दा पाए गए और उनके करीब इंजेक्शन पाया गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो मंशियात भी ले रहे थे और इस तरह के हलाकत यानी इससे 2-4 भी हो रहे हैं। तो इससे नौजवान नस्ल को बचाना जरूरी है। और खास तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे जो बच्चे बच्चियां IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ा एहतियात से रहना चाहिए और उन्हें खौफ खुदा दिल में रखना चाहिए। तब कहीं जाकर वो HIV से बच सकते हैं, वरना हालात बहुत खराब है। यकीनन बहुत खराब है। शर्मो हया का दामन अगर आप छोड़ते हैं तो यकीनन नुकसान है। वो मतलब मर्द हो या औरतें हो, ये दोनों के लिए लाजमी है कि आप शर्मो हया का दामन कभी ना छोड़ें। नहीं तो जिल्लत और रुसवाई HIV की शक्ल में और मंशियात की शक्ल में आपका मुकद्दर बन जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि हैदराबाद से है। हैदराबाद में एक 18 साला तालिबा इंजीनियरिंग की है और फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम थी। वो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाती है। 18 साल उसकी उम्र है। और आपको बता दूं कि स्नीदी कॉलेज घटकेसर में वो BTech की साल अव्वल की तालिबा थी और कॉलेज हॉस्टल में ही रह रही थी। तो बहरहाल ये वाक़या इतवार को पेश आया और मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वाक़या पेश आया। तो बहरहाल आजकल हमारी बच्चियाँ, हमारे जो बेटियाँ हैं या फिर ख़वातीन हैं, वो गाड़ियाँ चला रही हैं तो बहुत ही एहतियात से चलाना चाहिए, इसलिए कि शहर में गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो गया है। जी यकीनन गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो गया। हमने हालिया अरसे में ये देखा कि मुसलसिल हादसात के जो वाक़यात पेश आए, जी, बस और लॉरी की टक्कर, जी, और राह चलती कार पे लॉरी का टक्कर आना या टेम्पो आके टकराना, या छोटे गाड़ियों का जो माल बरदार गाड़ियां होती है छोटी, उनका टकराने के वाक़यात, RTC बसों के वाक़यात हम मुसलसिल देख रहे हैं। यहाँ पर रोड सेफ्टी के लिए कुछ इक़दाम हुकूमत की जानिब से और शहरी इंतज़ामिया की जानिब से ज़रूरी है, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ रही है, सड़कों पर गाड़ियों का इजाफा हो रहा है, पैदल चलने वाले लोगों का भी इजाफा हो रहा है। तो ये तीनों सूरतों में कुछ ऐसे ट्रैक्स बनाए जाएं जहां से पैदल लोग चल सके आसानी के साथ, या फिर छोटे ट्रैक्स बनाए जिस पे से 2 पहियों की गाड़ियां चली जाए आसानी के साथ। तो इस तरीके से अगर शहरी हुदूद में अब ये तमाम वाक़यात जो हैं, अब वो उन इलाकों में हुए जो शहर जहाँ पे तोसी हुई, बिल्कुल, तो वो उन इलाकों में वहाँ पे इंतजाम जो है वो मौसर नहीं है।
वहाँ पर सड़कों का निज़ाम मौसर नहीं है और पैदल चलने वालों का ये मौसर निज़ाम नहीं है वहाँ पे, जिसके नतीजे में ये वाक़यात मुसलसिल पेश आ रहे हैं। आप देखो, आप जायज़ा लें तो आपको समझ में आएगा कि आप पिछले हफ्ते मुसलसिल हर रोज एक एक्सीडेंट का वाक़या सामने आ रहा था। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारी रियासत तेलंगाना से है। तेलंगाना की तरक्की के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत का दावा है कि 3 लाख करोड़ रुपए के अब सिर्फ 2 दिन में माहिदात होंगे। और ये कहाँ होंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। रंगारेड्डी के फ्यूचर सिटी में आज से यानी 2008 और 9 दिसंबर को राइजिंग तेलंगाना समिट का एहतमाम किया गया है और इसमें 4000 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया है। खास तौर पर आप देखेंगे कि गवर्नर इसका इफ्तिताह भी करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी इसमें मदऊ किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि बैरूनी डेलीगेशन की अच्छी खासी तादाद भी इस समिट में शिरकत कर रही है। और रेवंत रेड्डी हुकूमत का जो टारगेट है या हदफ है या निशाना है वो ये है कि इस 2 रोज़ा समिट यानी सरबराही इजलास में या छोटी इजलास में 3 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के माहिदे किए जाएं। जी, तो आप यकीन है आपको कि 3 लाख करोड़ रुपए का माहिदे होंगे? पिछले 6 माह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जो जितने गोशे होते हैं, जितने मतलब कोशिशें होती हैं, वो मुसलसल पिछले 6 माह से वो कर रहे हैं। उन्होंने हालिया दिनों में सिंगापुर का भी दौरा किया था। वहां से वापसी के बाद भी उन्होंने 2 लाख 3 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है, सरमाएकारी है, उसका भी उन्होंने दावा पेश किया था। यहाँ पर अहम बात यह है कि वो जहां पर फ्यूचर सिटी बनाई गई है इस समिट के लिए, उसके अतराफ व अकनाफ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जायदादें हैं, वो जायदादों की कीमतें अचानक से बढ़ गई। तेलंगाना में ये कहा जा रहा था 2023 के बाद से कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद रियल एस्टेट वैल्यू कम हुई है यहाँ पर, मगर अचानक से ये जो फ्यूचर सिटी का प्रोग्राम हुआ, आपने देखा कि पिछली हुकूमतों ने फार्मा सिटी का ऐलान किया, अतराफ अकनाफ की जायदादों की कीमतें बढ़ गई और उसके बाद फिल्म सिटी का हुआ। फिर आप प्रेस वालों के लिए एक कॉलोनी बनाने की वहां पर उन्होंने बात कही थी। तो इस तरीके से जो भी फार्मा सिटी हुई, वहां पर फार्मा सिटी जो भी सिटी मेगा सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां भी बनाने का ऐलान किया गया, वहां के अतराफ अकनाफ के जो जायदादें हैं उसमें इजाफा हुआ। मैं यहाँ पर फिर कहूंगा रियाज साहब, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना जरूरी है आपके लिए। आप शहर तो बना सकते हैं, शहर को वसी तो कर सकते हैं, मगर वहां पर लोगों का अकोमोडेट भी कर सकते हैं, मगर उनके खाने पीने, रहने, बल्दी बरखी, आबरसानी जो उनके मसाइल होते हैं उसके हल, जैसा कि सड़क हादसों का मामला है, उसके हल के लिए भी एक मौसर निज़ाम आपको कायम करने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन एक बात है, जब कोई शहर कायम किया जाता है, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, उसकी नीयत या इरादे बहुत नेक होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद शहर कायम किया था, और आपको बता दूं कि उस वक्त उन्होंने दुआ की थी कि मेरा शहर लोगों से मामूर कर, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद हो गई है। यानी हैदराबाद GMC में अगर आप जाएंगे GHMC में, तो 1 करोड़ से ज़ायद इसकी आबादी हो गई है। तो नेक दिल जब बादशाह होता है और दुआ करता है, रब्बे कायनात के सामने अपने हाथ उठाए, तो समझिए कि वो दुआ कबूल हो जाती है। और आज फ्यूचर सिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़बीउल्लाह ने जिस अंदाज में कहा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी सहूलतें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और यकीन मानिए कि यहाँ पर इसके अलावा बुनियादी सहूलतों के साथ साथ जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, अमन व अमान का मसला नहीं होना चाहिए। फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं, अपने अज़ाइम की तकमील चाहते हैं, उन पर भी बहुत सख्ती के साथ इक़दाम किए जाने चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि दुबई की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस हब बना हुआ है दुबई, और वहाँ आप देखेंगे हर ब्रांडेड जो चीज़ होती है, आइटम होता है, मसनूआत होती हैं, वहाँ लॉन्च की जाती है। अब तो यह है कि हिंदी सिनेमा की अगर कोई फिल्म तैयार होती है तो हिंदुस्तान में रिलीज़ नहीं की जाती और दुनिया के किसी और मुकाम पर रिलीज़ नहीं की जाती, बल्कि दुबई में उसकी रिलीज़ होती है। तो हाल यह है कि वहाँ पर क्राइम जो रेट है वो 0 क्राइम रेट है। हद तो यह है कि हिंदुस्तानी तो दूर की बात है, अब अमरीकी जो है वो शहरी भी दुबई का रुख कर रहे हैं, वहाँ मुकीम होने की तैयारियां कर रहे हैं। और याद रखिए, मैं ये आपको बताता हूँ, ये पेश क़यासी कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में दुबई का हाल भी, यानी दुबई जाना ऐसे ही हो जाएगा जैसे अमरीका जाते हैं। अब जितने मौके दुबई में हैं, अब आइंदा बहुत मुश्किल होगी नौजवानों को जाने की, क्योंकि कई एक शराइत का लुज़ूम आयद किया जा सकता है। जी यकीनन देखिए, हर तरक्की याफ्ता शहर जो तेज़ी से तरक्की पजीर तरक्की करता है, उस शहर के नए नए क़वानीन, नए नए क़वायद
वहाँ पर आते हैं। दुबई की आपने बात कही, दुबई एक ऐसी इंटरनेशनल मतलब शहर है दुबई, वहाँ पर बॉलीवुड का प्रीमियर, इंटरनेशनल प्रीमियर वहीं पर होता है। आपने तमाम हवाले दिए, मगर एक इस्लामी ममलिकत के होने की हैसियत से वहाँ पर इस्लामी क़वानीन होने का जो खौफ है, हम वही कहते हैं कि असमत रेज़ी होती है तो इस्लामी क़वानीन के तहत आप सज़ा दे, असमत रेज़ी बन हो जाएगी। चोरी अगर कोई करता है तो इस्लामी क़वानीन के तहत अगर हिंदुस्तान में सज़ा देना शुरू कर दिए तो ये जराइम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे रियाज साहब। तो वही है, तो जरा जीरो क्राइम रेट दुबई का है, वैसे हिंदुस्तान का भी जीरो क्राइम रेट हो जाएगा अगर इस्लामी क़वानीन के तहत सजाएं देना शुरू कर दी जाए। अरे मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होता। कोई अपनी बीवी को छोड़कर नहीं भागता, कोई 90 साल बीजेपी का लीडर अपनी लॉ कॉलेज की तालिबा से मालिश नहीं करवाता, और कोई एक एमएलए औरतों की इज्जतें नहीं लूटता। ये चीज़ें देखने वाली है। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि कानून की यानी हुक्मरानी को यकीनी बना जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, आज तक उन्होंने अपनी सरकारी जो रिहाइशगाह है खाली नहीं की है। अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि गणेश चतुर्थी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचते हैं, जबकि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए थी। और बहुत सारे फैसले भी हैं, अगर हम गिनने बैठे तो वक्त की तंगी भी है। जी हाँ। नहीं कर सकते क्योंकि वक्त हमारे पास मतलब हम वक्त की कैद में है हम। चंद्रचूड़ के बहुत सारे फैसले भी हैं जिसमें उन्होंने आप गैर इरादतन बोलो या दानिस्ता तौर पे बोलो या गैर दानिस्ता तौर पे बोलो, ऐसे फैसले सुनाए जिससे मुल्क को नुकसान हुआ है, किसी एक सियासी जमात को फायदा हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आ रहा है, लेकिन ज़बीउल्लाह ने कहा कि हम वक्त की कैद में हैं, तो आपको बता दूं कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, सबको वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, और वही कामयाब होते हैं जो वक्त के पाबंद होते हैं या वक्त की पाबंदी करते हैं और वक्त का एहतराम करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।